प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था और आप लोगों ने कितना सही किया उसको आप लोग एक बार मिलान कर लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया होता है मतलब जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय में पढ़ाना क्या हुआ, एक आर्थिक क्रिया हुआ। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, पहला का तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन होता है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, तीनों होता है, इसलिए यहाँ आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो यह जो कथन है वो आपका अल्फ्रेड मार्शल का है। तो यहाँ पर आपका तीसरा का तीसरा हो जाएगा। चौथा है आपका द्वितीय आंकड़ों का स्रोत है। तो द्वितीय आंकड़ों मतलब होता है कि जो पत्रिका में या नेट पर जो उपलब्ध होता है और वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। तो इसीलिए इंटरनेट और पत्रिका दोनों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं भारत की जनगणना इसके द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। छठा है आपका स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो 1951 में जनगणना हुई थी। सातवां नंबर है आपका आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो इसका आधार होता है समय। तो आपका पहला ऑप्शन यह करेक्ट है। आठवां है आपका डंडा लेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बनाया जाता है संतत चर और विविक्त चर दोनों के लिए, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संतत और विविक्त दोनों चर। 9वां नंबर क्वेश्चन है आंकड़ा 12, 13, 8, 9, 11, 14 तथा 25 की माध्यिका क्या होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, 8 के बाद 9 है, फिर आपका 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है और उसके बाद 25 है। इसको हम लोग सीरियल नंबर में भी कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर n+1/2 आइटम। तो n कितना हो गया, 7। तो 7 + 1/2 हो जाएगा, मतलब 8/2। तो यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा, 4। 4 कहाँ है, यहाँ पर। और 4 के सामने जो x में जो नंबर रहेगा वही आपका माध्यिका रहेगा। तो यहाँ सामने क्या है, 12 है। तो 12 कहाँ ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन। तो ये आपका 12 पहला ऑप्शन में, तो पहला सही हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे, इसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो 10वां का चौथा हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है, माध्यिका। अभी जस्ट माध्यिका निकाले हैं। माध्यिका का जो आपका आंसर आएगा ना हमेशा बीचों बीच में ही आएगा, इसलिए ये क्या कहता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 का दूसरा। 12 नंबर है 25, 30, 20, 40, 50, 15 और 200 का पारस क्या होगा। पारस मतलब होता है बच्चों रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है L - S। L हो गया अधिकतम, अधिकतम कितना मूल्य है, 200 है। और S मतलब न्यूनतम। तो न्यूनतम यहाँ आपका कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं 15 है। तो 200 में 15 को घटा दिए, कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। 185 कहाँ है आपका, दूसरा ऑप्शन। तो ये करेक्ट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है माध्य विचलन का मान निम्नलिखित न्यूनतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाएगी। तो यहाँ पर किससे की जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा माध्यिका। यहाँ खाली जगह में क्या भरा जाएगा, माध्यिका। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 तथा समांतर माध्य 100 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो विचलन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन आप कह सकते हैं। तो यहाँ होता है स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा माध्य × 100, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपका कितना है, 32। तो 32 बैठा दिया। माध्य कितना दिया, तो समांतर माध्य देखिए यहाँ 100 दिया, तो माध्य की जगह 100 बैठा दिया और गुना 100 है। अब 100 आपका कट गया तो कितना बच गया, 32। तो 32% यहाँ पर है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
उसके बाद 15 नंबर है सहसंबंध गुणांक का पारस क्या होता है। तो सहसंबंध गुणांक का जो आंसर आता है वह +1 और -1 के बीच आता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, -1। कहा है कि यहाँ ऋणात्मक बोल रहा है, ऋणात्मक मतलब माइनस, तो यहाँ पर माइनस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर है कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। कोटि सहसंबंध बोलिए, रैंक सहसंबंध बोलिए, इसको कौन दिया है, तो स्पेयरमैन ने दिया है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 18 है निम्न में कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो यहाँ हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 19 है पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ प्रयुक्त किया जाता है वर्तमान वर्ष की मात्रा को। क्या कि पासे का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0। तो देखिए यहाँ Q0 दोनों जगह ऊपर नीचे आ रहा है, और Q0 जो होता है वो वर्तमान वर्ष की मात्रा होता है, तो इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 20 है आपका निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 21 नंबर है बर्नियर किस देश का यात्री था। तो यह था आपका फ्रांस का, चौथा ऑप्शन हो गया। 22 नंबर है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए क्वेश्चन भी बार बार बताए हैं, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मतलब प्रधानमंत्री। 23 नंबर है आपका भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अंतिम इसलिए बोला गया है कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। 24 नंबर है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो 1991 में नई औद्योगिक मतलब आर्थिक नीति शुरुआत हुई थी, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 25 है समृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो समृद्धि से तात्पर्य आपका है वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादक पूंजी के भंडार में वृद्धि, परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार, तीनों हो जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है। अप्रत्यक्ष मतलब जिस पर टैक्स लगाया गया वो टैक्स का भुगतान न करके दूसरा पर टाल देता है और वो आदमी भुगतान करता है, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और इसमें जो आयकर है वो अप्रत्यक्ष कर का नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 है आपका निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका पहला नंबर में है चीन, दूसरा नंबर में है अमेरिका, और तीसरा नंबर में आता है भारत। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये चीन और अमेरिका तो है नहीं, तो आपको भारत को ही मानना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में भारत दिया हुआ, तो चौथा ऑप्शन को मार दीजिए टिक। 29 नंबर है निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर है निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर मानव पूंजी का स्रोत कौन नहीं है, तो सड़क निर्माण में निवेश, ये नहीं है। 31 है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका अमेरिका को, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 32 है निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है। तो निर्धनता का कारक बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता और जनसंख्या दबाव, तीनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 33 है तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना। तो त से तमिलनाडु, तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 34 नंबर है
निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती? तो जो चावल का उत्पादन होता है वो बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है, ये रोपण फसल है। 35 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्वनियोजित है? स्वनियोजित मतलब अपने से काम चला रहा है, तो ये हो जाएगा सीमेंट दुकान का मालिक। 36 नंबर है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा? तो उसको हम लोग क्या कहें, ईंट भट्टा में काम कर रहा है तो वो दिहाड़ी मजदूर कहलाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 36 का। 37 है आपका, निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये है आपका सौर ऊर्जा, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। 38 है, निम्न में कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है? तो यहाँ आपका हो जाएगा साक्षरता दर, तीसरा ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। तो बच्चों, आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आगे दीजिए, बाय बाय।